पहला चैप्टर है और आज से मैं आपको पूरा हिंदी कंप्लीट करा दूंगा डेली। आपको टाइम दिख रहा है, डेली एक वीडियो इस टाइम पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई भी लाइव क्लास नहीं होगा, आराम से बस आपको पढ़ना है। कम समय में समय बर्बाद नहीं करनी है लाइव क्लास के चक्कर में, ठीक है। प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो और मचा दो। अगर मैं इस नोट्स की बात करूँ तो पहला चैप्टर है मेरे भाई, और ये पूरा अच्छे तरीके से देख लो। लेखक के बारे में पहले तो परिचय है, ठीक है। उसके बाद था तुम्हारा प्रश्न उत्तर सारांश ऑब्जेक्टिव, तुमने देखा। तो लाइन बाय लाइन हम लोग सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। बहुत कम समय लूँगा और बहुत डिटेल में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका बातचीत, और बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। अच्छे से याद रखना, बातचीत के लेखक कौन है मेरे भाई? बालकृष्ण भट्ट हैं, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में इनका जन्म हो गया था। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और मृत्यु 20 जुलाई 1914 में हुआ था। जन्म अच्छे से याद हो गया होगा 23 जून 1844, और मृत्यु याद हो गया होगा 20 जुलाई 1914, ठीक है। निवास स्थान की बात करते हैं तो निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान था। उत्तर प्रदेश के अंदर एक इलाहाबाद जगह पड़ता है, तो अच्छे से याद रखना। एक छोटा से छोटा पॉइंट भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है मेरे भाई। एग्जाम तक याद रखना, उसके बाद भूल जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से याद करेंगे। माता का नाम क्या था? पार्वती देवी, और पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। वैसे पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन पे डाल रखा है, ऐप पे अपना MK, बट वैसे मैं यूट्यूब पे भी देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। पीडीएफ देखो। शिक्षा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया था, यानी कि शुरुआती दिनों में संस्कृत के पढ़ाई से शुरू किया था अपना बचपन, ठीक है। और 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी मिशन स्कूल से। याद रखना, प्रयाग में मिशन स्कूल है, तो 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। वृत्ति की अगर हम लोग बात करें, है ना, वृत्तियाँ कौन कौन सी, इनके काम कौन कौन से थे, तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापक रहे थे। अध्यापन या अध्यापक कोई दिक्कत नहीं, अध्यापन का काम किया था, यानी कि पढ़ाने का काम किया था अध्यापक के रूप में। तो अध्यापन भी सही है तुम्हारा, ठीक है। तो कहाँ? प्रयाग के मिशन स्कूल में 1869 से 75, यानी टोटल कितने साल? 6 साल इन्होंने पढ़ाया था, ठीक है मेरे भाई। हार्ड गर्मी है यार, ठीक है। देखो आगे छोटा सा एक पॉइंट है। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल से संस्कृत का अध्यापन, यानी कि पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। कब? 1885 में, ठीक है। बहुत बढ़िया। 1888 की अगर हम लोग बात करें तो प्रयाग के कार्यावस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त किए गए थे, यानी अध्यापक ही लिख लो तुम, ठीक है। अध्यापन या अध्यापक नियुक्त कर दिए गए थे पढ़ाने के लिए, टीचर के रूप में। अगला पॉइंट है, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये बहुत उग्र स्वभाव वाले थे, क्रोधित इंसान थे, क्रोध जल्दी आता था इनको, तो इनको नौकरी छोड़नी पड़ी थी। और उसके बाद लेखन के कार्य पर निर्भर रहना पड़ा था, है ना। ये जितने चीज़ें हमने अभी बताई, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद हो गया होगा मेरे भाई, ठीक है। अभी मैंने जितनी भी चीज़ें बताई आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। रचना की बात करते हैं तो रचना हम लोग देखेंगे। रचना के अंदर हम लोग चीज़ें देखते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले रचना में आता है उपन्यास, और फिर हम लोग जानेंगे नाटक को, ठीक ना। उपन्यास में देख लो कौन कौन से उपन्यास हैं। रहस्य कथा, न्यूनतम ब्रह्मचारिणी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सारे इनके क्या हैं? उपन्यास हैं, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा नाटक के ऊपर चलते हैं। एक बार और देख लो। रहस्य कथा, न्यूनतम ब्रह्मचारिणी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, जैसे बोल रहा हूँ वैसे पीछे से बोलते जाओ, तब चीज़ें याद होंगी, ठीक है। रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, ठीक है मेरे भाई। नाटक में हम लोग बढ़ते हैं तो नाटक इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा था, ठीक है। नाटक इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा था, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं आपको नाटक दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा इनका, बट इम्पोर्टेंट वाला मैंने ऊपर ले रखा है, ठीक है। पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, बेड़ी संसार, शिशुपाल, नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, तो ये ऊपर वाला जो मैंने ले रखा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और
नीचे जितने भी आपको दिख रहे हैं ना उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब पूरा बुक में दिया है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, बेसिक सी बात है। सीता बनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कटर सुमन की एक नकल, बृहनला, ठीक है, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह इत्यादि, ये सब इनके नाटक हैं और ये इम्पोर्टेंट वाले नहीं हैं। इसमें एक बृहनला जो है पूछता है एग्जाम में, ठीक है, तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। प्रहसन के अंदर अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें मेरे भाई, प्रहसन की अगर हम लोग बात करें तो जैसा काम वैसा परिणाम इनके द्वारा ही लिखा गया था। नई रोशनी का विष इनके द्वारा ही, और आचार विखंडन यानी कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये सारी चीज़ें लिखी गई है। किसके अंदर, प्रहसन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप अपना MK ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से और वहाँ पर चेकआउट कर लेना। वहाँ पर तो मेरा बुक भी पड़ा हुआ है, हिंदी का, इंग्लिश का, सब मैंने जो लिख रखा है उसमें से 99 के 99 नंबर तक आप ला सकते हो 100 में, ठीक ना। तो अच्छे तरीके से वो देख लेना। आगे देखो, नोट में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है अच्छे तरीके से। मैं आपको एक एक करके पॉइंट बता देता हूँ कि नोट में क्या क्या चीज़ें हैं। पहला देखो, बालकृष्ण भट्ट का निबंध का संग्रह भट्ट निबंधमाला के नाम से फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। बालकृष्ण भट्ट का निबंध का संग्रह किस नाम से, भट्ट निबंधमाला के नाम से प्रसिद्ध है। तो एक छोटा से छोटा पॉइंट आपको याद करके चलना है जिससे आप एग्ज़ाम में फोड़ पाओ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम फोड़ना है मेरे भाई, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पैटर्न पे हम लोग सारे चैप्टर इसी तरह से पढ़ लेंगे और फोड़ देंगे। बालकृष्ण के 1000 के आसपास निबंध प्रकाशित हैं, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने टोटल 1000 के आसपास निबंध लिख दिया, प्रकाशित कर दिया था, जिसमें महत्वपूर्ण कितना था, महत्वपूर्ण 100 गो था। कोई कहता ना कि इम्पोर्टेंट कितना है भाई, तो 100 गो इम्पोर्टेंट प्रकाशित था निबंध के अंदर में, ठीक ना। अगला पॉइंट है, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, यानी कि हरिश्चंद्र की प्रेरणा लेकर हिंदी वर्धनी सभा का प्रयास की ओर 1877 में हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका को निकालना शुरू किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला पॉइंट की ओर हम बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के क्या थे मेरे भाई, साहित्यकार थे। ये चीज़ें अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बिल्कुल भी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, भट्ट जी हिंदी प्रदीप्त में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे थे, ठीक ना। पूरे अधूरे उपन्यास लिखे थे, यानी कुछ कुछ पूरा लिख दिया था और कुछ कुछ आधा करके छोड़ दिया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी के साहित्यकार एडिशन और स्टील से कर दी थी। किससे, एडिशन और स्टील से उनकी तुलना कर दी थी बालकृष्ण भट्ट की। ये लोग इंग्लिश में लिखने वाले थे, निबंध लिखते थे, तो इनकी तुलना उस इंग्लिश वाले आदमी से कर दी। सोचो, ठीक है, कितने इन लोग की मतलब कितनी प्रसिद्धि मिल गई इनको। आगे देखो प्रश्न उत्तर है जो कि हम लोग आज हिंदी एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं बातचीत चैप्टर का। हर चीज़ आपको यहाँ पर हाईलाइटेड मिलेगा, हर चीज़ आपको बताता हूँ, आपको पता है इस चैप्टर में पूरी कौन कौन सी चीज़ें हैं, पूरे हिंदी में आपको 10 मिनट में बताने का प्रयास करूँगा। ये चैप्टर है तुम्हारा और इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है, और बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम लोग सब चीज़ जानने वाले हैं कि चैप्टर पहला में क्या क्या बात की है। बालकृष्ण भट्ट का कहना है ना, इन्होंने बहुत सारे टॉपिक पे बात किया है। सबसे पहले इन्होंने कहा है वाक शक्ति के बारे में। किसके बारे में कहा है, वाक शक्ति के बारे में। ध्यान से समझना, वाक शक्ति के बारे में क्या क्या बातें कही गई है। वाक शक्ति का मतलब होता है जो इंसान बोल नहीं सकता और ना ही सुन सकता है। सपोज मान लो दुनिया में पूरे इंसान ही इंसान भरे हुए हैं, कोई सुनेगा नहीं और ना ही कोई बोलेगा, तो ये पूरी संसार जो है ना गूंगा हो जाएगा। यानी यही कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर, एक मनुष्य के अंदर वाक शक्ति नहीं होगा तो ये पूरा संसार गूंगा प्रतीत होगा। ये बात कौन कहता है, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं बातचीत चैप्टर के माध्यम से कि अगर एक इंसान में वाक शक्ति नहीं रहेगा तो पूरा संसार क्या हो जाएगा, गूंगा प्रतीत हो जाएगा। ना इंसान किसी से बोलेगा, ना इंसान किसी से कुछ कहेगा, ना कुछ सुनेगा, ठीक है। तो ये पूरा संसार क्या रहेगा, गूंगा रहेगा और इंसान को कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। इंसान लूंज पुंज होकर एक कोने में बैठा रहेगा, किसी को कोई से फिर मतलब ही नहीं रहेगा, अर्थ ही नहीं निकल पाएगा। इंसान बोलता है तब तो किसी के पास जाके बैठता है ना, कुछ कुछ चीज़ें बताने के लिए, का हो, का हाल बा, कहाँ जात बाड़ा, का करत बाड़ा, समझ में आवत हवा ना, आवे के रहत बा।
तो इस तरह से जब आप बातें करते हो तो वाक शक्ति के माध्यम से आप बात करते हो। बालकृष्ण भट्ट ये भी बताते हैं कि इंसान को ना अपने आप में एक ऐसी शक्ति बिल्ड करनी चाहिए जिसको हम आत्मवार्तालाप बोलते हैं। तो इन्होंने आत्मवार्तालाप पे भी बात किया, ध्यान से सुनना। किसमें बात किया है मेरे भाई? आत्मवार्तालाप पे इन्होंने बात किया है। किसने बात किया है? बालकृष्ण भट्ट ने बात किया है कि आत्मवार्तालाप हर इंसान को सीखना चाहिए, यानी कि हर इंसान में एक ऐसी शक्ति बिल्ड होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए, जिससे वो पहले अपने आप से बात कर ले, फिर जाके दूसरे इंसान से बात करे, जिससे वो प्रेम से रह सकता है, क्रोध नहीं करे। क्योंकि इंसान कुछ भी बोल देता है, किसी के सामने बोल देता है मेरे भाई, ठीक है। और इसी बीच में एक और आ गए थे, तीसरा में एडिशन आ गया था। किसने? एडिशन आया था मेरे भाई, ध्यान से समझना। और एडिशन में एक बात कही थी कि दो लोगों के बात है ना सीरियस वाली होती है। जब दो लोग बात करते हैं ना तो बात का कोई मतलब निकलता है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में हो सकती है। ये बात किसने कहा था? एडिशन ने, कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में हो सकती है। और जैसे ही तीसरा कोई व्यक्ति आ गया, दो से ज़्यादा की बातचीत राम रमौला होती है, यानी मन बहलाने वाली बातें होती हैं, है ना, चुटकुल्ले वाली बातें होती हैं, टाइम पास वाली बातें होती है। ये सब किसने कहा था? एडिशन ने कहा था, ठीक है। और पराए ज़माने की शिकायत कौन करता है? बुजुर्ग लोग करते हैं। ये भी बात इस चैप्टर में कही गई है। तो ये सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप पूरे चैप्टर सुनोगे ना तो यही सब चीज़ के बारे में आप लोग पढ़ोगे। और एक और चीज़, ठीक है, ये जो बालकृष्ण भट्ट है ना, बालकृष्ण भट्ट अनेक निबंध लिखे हैं, जो प्रसिद्ध निबंध लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, है ना। अगर मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो चलो पहले ये सब देख लो। और बालकृष्ण भट्ट की ना तुलना की गई है, किससे की गई है? एडिशन से की गई है और स्टील से की गई है। एडिशन और स्टील से, ध्यान से समझना, इन दोनों से किसकी तुलना की गई है? बालकृष्ण भट्ट की तुलना की गई है। एडिशन कौन था? एक यूरोप का इंसान था। अब एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है ना। इसमें एक और चीज़ के बारे में बात कही गई है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में बात किया गया है। मैं आपको इस तरह से हिंदी बता दूंगा ना, ध्यान से समझो। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में बात, है ना, की गई है। कन्वर्सेशन, आप ध्यान से देखो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है मेरे भाई? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का कला होता है, जो कि यूरोपीय लोगों के बीच में प्रसिद्ध है। यानी इस कला का इस्तेमाल कौन करता है? यूरोप के लोग करते हैं। किसका? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का इस्तेमाल कौन करता है? यूरोप के लोग करते हैं। वो कुछ इस तरह से आपके सामने बात रखेंगे ना, आपसे कुछ इस तरह से बात करेंगे ना कि आप उनकी तरफ मोहित हो जाओगे, आप उनकी तरफ प्रभावित हो जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा ना कि जैसे मानो कोई एकदम प्यार कर रहा है, कोई एकदम, मतलब आप अट्रैक्ट हो जाओगे, सिंपल सा बात है, ठीक है, ज़्यादा क्या ही बोलना। और एक और चीज़, ठीक है, इसमें एक और चीज़ बात किया गया कि अगर इंसान अच्छे तरीके से बोलता है ना तो उसको हम बोलते हैं गुड। ध्यान से समझना, अगर इंसान को बोलने आ रहा है और वो सोचकर और अच्छी अच्छी बातें जब वो बोल रहा है, अच्छे से बोल रहा है, तो उसको हम गुड बोलते हैं। और जब इंसान वाचाल होकर बात करता है, ध्यान से खाली सुनो ना यार, जब इंसान वाचाल होकर बात करता है, यानी क्रोधित में बात करता है, अपने जीवा पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने जीवा पर कुछ भी शब्द बोल जाता है, यानी कि वाचाल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वो दोष है। क्या है वो? क्या है मेरे भाई? वह दोष है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीज़ समझ में आ गया। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जब इंसान अच्छे तरीके से बात करता है तो वह उसका गुण है, और जब इंसान वाचाल होकर बात करता है तो वह उसका दोष है। अब जब इंसान बोलना सीख जाता है ना तो उसे महान बनाती है। आप अगर किसी से बोल रहे हो तो आप महान इंसान हो, अच्छे तरीके से अगर आप बोलोगे तो। और वो ये भी बात कहते हैं कि अगर हर इंसान आत्मवार्तालाप करके बात करे तो ये पूरा दुनिया जो है ना हमारा, वो प्यारा हो जाएगा, बहुत प्यारा हो जाएगा, है ना। मतलब ना क्रोध रहेगा, ना ही गुस्सा रहेगा, ना ही कोई किसी पे शक करेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, और आप भी किसी पे शक मत करो, ठीक है। ये बोलते हैं कि इंसान ना अपने मनोवृत्ति में कुछ ऐसी चीज़ें सोचने लगता है ना जो फ्यूचर में होगा ही नहीं। सपोज मान लो आप किसी से बात करते हो डेली, ठीक है, और आपके मन में अलग अलग थॉट आने लगे, आपके मनोवृत्ति में, आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आने लगे और आप उस पर शक करने लगे, रोज़ लड़ने लगे, रोज़ झगड़ने लगे, भाई क्या हो रहा है।
जो हो गए नहीं हो कि तुम क्यों शक कर रहे हो, कुछ तो ट्रस्ट होना चाहिए। तो वही चीज़ें हैं कि इंसान अपने मन में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सोचने लगता है ना जो फ्यूचर में होगा ही नहीं, ठीक है। तो इंसान अपने मनोवृत्ति के अंदर, अपने मन के अंदर ऐसे ऐसे चीज़ें सोचने लगता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतनी गर्मी में मैंने आपको स्टोरी बताया, एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने समझ ही लिया है कि चैप्टर में क्या बात करी गई है, ठीक है। तो चलो हम लोग सारांश के ऊपर हम लोग सीधे बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला है और हम अपने एग्जाम में 100 वर्ड में क्या लिख सकते हैं। चलो, प्रस्तुत निबंध बातचीत, ये जो बातचीत आपका एक निबंध है, अच्छे से याद, ललित निबंध है, ठीक है। के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं, यानी कि बातचीत को किसने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। एक लाइन याद हो गया होगा। बालकृष्ण भट्ट का बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने के बारे में बताते हैं। यानी बालकृष्ण भट्ट इस चैप्टर के अंदर बात करते हैं कि अगर इंसान में वाक शक्ति नहीं रहेगा, यानी इंसान बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, तो ये पूरा संसार हमारा गूंगा प्रतीत होगा। लूंज पूंज बैठा रहेगा, कोई यहाँ ना कोई बोलेगा ना कोई सुनेगा, तो कैसे दुनिया चलेगा। तो उसको वाक शक्ति बोलते हैं, ठीक है। लेखक बताते हैं कि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर इंसान में वाक शक्ति नहीं रहेगा तो भाई क्या हाल होगा सृष्टि का। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके भी बताते हैं बातचीत करने के। ये बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है, यानी एक इंसान को अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए, मस्त बनाने के लिए, झक्कास बनाने के लिए जैसे चलने फिरे घूमने खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है मेरे भाई। देख लो अभी और थोड़ा सा है, बस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। होती है इस प्रकार बातचीत की भी होती है, यानी कि इंसान को जैसे खाना पीना चलना पसंद, उस तरह से बातचीत करना भी उसे आना चाहिए। हमारे मन में जो भी गंदगी या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल जाता है, यानी कि हमारे अंदर जो चीज़ भी है ना, एक बोली के माध्यम से बाहर निकल जाता है भाप बन के। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है, यानी हमारे जीवन में बातचीत करने का ना एक अलग मज़ा है भाई। बात करके जो संतुष्टि आता है ना, टाइम बर्बाद करते हो ना, समझ रहे हो ना। यही नहीं, भट्ट जी ये भी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तुम नहीं बोलोगे तो तुम कैसे अपने आप को बता पाओगे मैं अच्छा हूँ मैं बुरा हूँ, या कोई नहीं बोलेगा तो आप कैसे जानोगे कि वो अच्छा है वो अच्छी है या बुरी है, समझ रहे हो। तो इस तरह से बोलकर ही दोष प्रकट किया जाता है, खासियत अपना क्या किया जाता है, प्रकट किया जाता है। महान विद्वान वेन जॉनसन का भी कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी वेन जॉनसन का कहना है कि मनुष्य बोलता है तो उसके रूप का साक्षात्कार होता है, वो कैसा है ना। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत केवल राम रमौला होती है। ये कहते हैं बालकृष्ण भट्ट कि अगर इंसान 4 गो हो गया, 3 से ज़्यादा हो गया, 4 हो गया या 4 से ज़्यादा हो गया और आपस में गोड़ी मार के मतलब एक जगह बैठ के और बात कर रहा है तो वह सिर्फ हंसी है, ठिठोली वाली बात है, राम रमौला वाली बात है, मन बहलाने वाली बात है, कोई सीरियस वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आप लोग बोलते हो ना कि भाई आप बोलते हो तो चीज़ें समझ में आ जाती है, मज़ा आता है, तो भाई वही सारी चीज़ें हैं, मेरे कोई खासियत नहीं है, मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए कंटेंट के ऊपर। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, यानी यूरोप के लोग में ना एक हुनर है बात करने का, अच्छे तरीके से बात करते हैं, जिसे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यानी जो माध्यम से लोग बात करते हैं ना, तो उनके माध्यम को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, एक तरह का उनमें कला है ना। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं, यानी बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका मानते हैं बातचीत करने का, वो है शक्ति पैदा करे जिसमें खुद से बात कर ले, यानी कि इंसान अपने आप में एक ऐसी शक्ति पैदा कर ले जिसे वो खुद से बात कर ले, ठीक ना। यानी कि खुद समझ ले कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, आगे मैं बोलूँगा क्या, किस तरह से इंसान मेरी तरफ इम्प्रेस हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा, मेरी बातों से प्रभावित होगा, तो मैं क्या बोलूँगा ऐसा। तो वही बालकृष्ण भट्ट बोलते हैं कि आपको ना पता होना चाहिए कि आप क्या बोलोगे। सबसे पहले अपने अंदर झांक लो, अपने अंदर सोच लो, अपने अंदर एक ऐसी शक्ति बिल्ड कर लो कि जिससे आप अनुमान लगा पाओ कि भाई आप क्या कहने वाले हो सामने वाले को,
समझ में आ रही है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये सारांश अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। और मैं आपसे सिर्फ कहता हूँ ना कि शेयर करो अपने दोस्तों में, बताओ इस चैनल के बारे में कि डिटेल में पढ़ाई कर लो मेरे भाई। ये नोट्स के रूप में काम कर रहा है, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक ना। उत्तर बताऊँगा, एक एक प्रश्न उत्तर आप नोट्स बना सकते हो इसका आराम से घर बैठ के, ठीक है। चलो पहले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं और पहला सवाल है हमारा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला सवाल है हमारा, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर एक इंसान में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति मतलब जो बोलता है और जो सुनता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वाक शक्ति ना होती, अगर इंसान बोलता नहीं सुनता नहीं तो क्या होता। तो ध्यान से सुनो, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह पूरा समस्त संसार गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर दुख सुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होती तो हम वो भी नहीं कर पाते। अगर हम बात नहीं करते तो मज़ा नहीं आता, किसी का सुख नहीं सुन सकते, ना अपना दुख सुना सकते, कुछ भी चीज़ें नहीं हो पाती, ज़िंदगी बिल्कुल भी वीरान जैसी लगती बिना वाक शक्ति के। तो वही है भाई, ठीक है, कुछ भी चीज़ का अनुभव नहीं कर पाते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला का आंसर अच्छे से याद हो गया होगा। मैं सारी चीज़ें अभी याद कराता हुआ चलूँगा, जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे वैसे आपको बोलना है पीछे से। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ना उसे ध्यान से सुनना है, ठीक है। एक जैसे समझ लेना कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, है ना, जेंडर बेस पे, समझ रहे हो। हाँ, तुम्हें जो मानना है मान लो, बस क्वेश्चन आंसर याद कर लो, ठीक है। चलो दूसरा सवाल है तुम्हारा, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। यानी वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार था, क्या सोच था। देखो ध्यान से, किसके ऊपर, बातचीत चैप्टर के ऊपर। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय यह है कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का पता चलता है। यानी मनुष्य कैसा है, बोलता है तभी पता चलता है, ठीक ना। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अगुण का पता नहीं चलता। समझ रहे हो, मान लो तुम अच्छा हो तुम बुरा हो, मेरे को कैसे पता चलेगा जब तुम नहीं बोलोगे तो। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में हो सकती है, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में मेरे भाई हो सकती है। किसने कहा था, एडिसन ने कहा था। तो ऑब्जेक्टिव याद करते हुए चलना है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि और मतलब एक दूसरे से जो दिल खोल के बात कर पाएंगे ना, अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आ गया ना, ध्यान से समझना, तो वह बात खुल नहीं पाती है। यानी एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में हो सकती है। अगर कोई तीसरा टुभुक गया, बीच में एंट्री मार दिया, तो बात नहीं हो पाएगी। फिर दूसरी बातें चालू हो जाएगी, दूसरी दुनिया की शिकायत, गाना किसी का, राम रमौला, मन बहलाना, टाइम पास करना, वो सारी बातें शुरू हो जाएंगी। कोई सीरियसनेस वाली बातें नहीं रहेगी। तो दो लोगों के बीच में सिर्फ वो बातें होती है, ठीक है। अगला सवाल है तुम्हारा 3 नंबर का सवाल है, अच्छे से देखना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है। देखो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में ना एक बात करने की कला है। याद हो गया क्या? चलो देखो मैं आपको बता ही देता हूँ। यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रश्न छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। तो यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज़्यादा पाया जाता है। वो लोग ऐसे बोलेंगे ना, आपको लगेगा हाँ क्या संतुष्टि मिल रहा है। मतलब वो पहले अपने मन में सोच लेते हैं कि क्या बोलना है ना। आपकी तरफ कुछ भी मुँह में आ रहा है नहीं बोलते, ना ही मेरे तरह। मैं नहीं बोलूँगा तो पढ़ाएगा कौन, समझ रहे हो। मेरे को तो बोलना पड़ेगा भाई, तुम लोग सोचो। तो समझ में आ गया होगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, ठीक ना। आगे देखो, चौथा सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं और पहले सवाल कर लेते हैं, फिर आंसर में मारेंगे डुबकी, ठीक है। मनुष्य के बात करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। एक इंसान जब बात करता है तो उसका उत्तम तरीका क्या हो सकता है, वह इसके द्वारा कैसे अपने लिए नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो वो कैसे एक अच्छा संसार बना सकता है अपने मन में या सामने वाले व्यक्ति के पास। ध्यान से समझना, ठीक है। बातचीत के दौरान मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। यानी कि पहले खुद से बात कर ले, ठीक है। एक ऐसी कला, ठीक ना। आगे देखो,
ये तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कोई नहीं, समझा दूंगा अच्छे तरीके से। मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। यानी कहा जा रहा है कि मनुष्य अपने आप से पहले वार्तालाप कर ले, यानी अपने आप से बात कर ले, एक ऐसी शक्ति बिल्ड कर ले जिससे वो अपने आप से पहले बात कर ले। आत्म वार्तालाप इसलिए ज़रूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिसके मतलब दूसरा कोई कष्ट ना पहुँचे, यानी दूसरे व्यक्ति को कोई कष्ट ना पहुँचे। गुस्सा आ रहा है तो पहले अपने से सोच लो, अपने से बात कर लो क्या बोलना है, क्योंकि हमारे भीतर की जो मनोवृत्ति होती है ना, वो नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। हमारी जो मनोवृत्ति है, मन में जो सोच आता है वो बदलता रहता है, कुछ न कुछ अनेरे सोचते रहते हैं, ठीक ना। इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवा पर काबू रखे, है ना। ये चैप्टर आपको बता रहा है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवा पे काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रश्न करे। ऐसा करने से किसी से भी कटुता ना होगी, ना किसी से वैर होगा। ये बताते हैं कि इंसान को ना सोच समझ के बोलना चाहिए, जिससे किसी से दुश्मनी नहीं होगी, कटुता नहीं होगी, समझ रहे हो, मतलब बैर नहीं होगा, इंसान प्रेम से रहेगा, ठीक ना। दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और यह बात करने का उत्तम तरीका है। तो वह तरीका बताते हैं बात करने का कि इंसान कैसे बात करेगा जिससे हमारा एक नवीन संसार की रचना होगी। सारे लोग प्यार से बात करेंगे, प्यार से रहेंगे, कोई किसी पे गुस्सा नहीं करेगा, किसी आएगा नहीं, नाराज़ नहीं होगा, किसी को मनाना नहीं पड़ेगा। तो एक नवीन संसार की रचना होगी। कब? जब इंसान पहले अपने आप से सोच लेगा तब, और फिर बाद में बोलेगा तब। जो मन में आए वो बोलेगा तो भाई काम नहीं चलने वाला, ठीक ना। व्याख्या करने के ऊपर हम लोग आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? व्याख्या करने के ऊपर। पहला सवाल इसमें है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है, यानी हमारे अंदर का जो सोच है वो नए नए रंग दिखाता है। यह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जैसा चाहो वैसा सूरत देख लेना, कोई दुर्लभ बात नहीं है। इंसान जैसा सोचेगा ना वैसा सामने वाले को देख लेगा, जैसा सोच लेगा उस सामने वाला वैसा उसको दिखाई देगा। ऐसी शक्ति है मनुष्य में, ठीक है। आंसर देखो, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। यानी ये जो चीज़ें हैं ना वो बातचीत से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा हिंदी समझने में, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर भी तुम्हें याद हो ही जाएगा, कौन सा यार हार्ड है, ठीक है। देखो आगे, उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। एक इंसान के मन में ना नए नए, यहाँ से ना मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, यानी हर क्षण कुछ नया नया इंसान सोचता है अंदर ही अंदर, उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। और वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को भी दिखाया जा सकता है जिसके घटित होने की आशा ना हो। अरे इंसान ऐसी ऐसी बातें सोचता है ना जो होगा ही नहीं। तुम किसी के बारे में इतने गंदे सोच ले रहे हो, कितने अच्छे सोच ले रहे हो, कुछ भी सोच ले रहे हो जो होने वाला नहीं है, फ्यूचर में होगा तुम्हें पता है नहीं, फिर भी तुम सोचे जा रहे हो यार ऐसा कुछ नहीं है, आराम से रहो, ठीक ना। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है, ठीक है। तो हम लोग अच्छा बुरा सब जान जाते हैं और संसार हमें भाई सब चीज़ें दिखाती है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति ऐसी है कि हम लोग कुछ भी सोच लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उतना भी आपको सोच के नहीं चलना है किसी के बारे में। कोई कहीं जा रहा है, किसी के साथ जा रहा है, तुम सवाल कर रहे हो, अबे उतना तो ट्रस्ट रखो। अगला सवाल है बी नंबर का, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये सवाल है कि इंसान जब तक बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होगा। इसका आंसर देख लो, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। पूरा आंसर पहले खोल लेते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया है तुम्हें, क्वेश्चन तो समझ में आ गया है तुम्हें, हैं लाडले, आ गया है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बालकृष्ण भट्ट से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर सकता है, उसका आनंद उठा सकता है। और जब मनुष्य वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू न रख पाता है तो वह दोष है। इंसान में खास बात क्या है? जब वो अच्छे से बोल रहा है, किसी से बात कर रहा है, तो दोष क्या है? जब वो अपने जीवा पे कंट्रोल न कर रहा है, वाचाल हो जा रहा है, यानी जो मन में आए वो बोल रहा है।
परंतु जब वही सलीके से बात करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उनके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है ना। यहाँ पर थोड़ा सा एन नहीं है, तो मनुष्य चुप रहेगा तो उसके गुण दोष का पता नहीं चलेगा। इंसान ज़्यादा बोल रहा है तो वाचाल हो गया, क्रोध हो गया, क्रोधित हो गया, है ना, और वो दोष हो गया। और जब इंसान प्रेम से बात करता है तो वो क्या हो गया तुम्हारा, अरे बता दो भाई, गुण हो गया, यानी खास बात हो गया। परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है ना, बड़ी ही माध्यम से, है ना, मतलब बाड़ी के माध्यम से, सॉरी, मुख से जो शब्द निकल रहा है उसके माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं। यानी इंसान जो बोल रहा है ना, सामने वाला इंसान उसी के शब्द से अनुमान लगा लेता है, सोच लेता है, देखता है कि तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम्हारा सोच कैसा है, तुम में गुण है कि तुम में अगुण है, दोष है, क्या है, वो सारी चीज़ें सामने वाला इंसान को पता चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन आंसर करा अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी मेरे भाई। तो एक एक पॉइंट को मैं पढ़ाऊँगा और यहाँ से आपको बने रहना है और चैनल को शेयर करना है। दैट्स इट, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। एप्लीकेशन पे भी आप यार इनरोल रहो, दोस्तों को बताओ इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप जब आगे बढ़ोगे ना तो एक खुशी मिलेगी। और अच्छे तरीके से जब आप 90 नंबर पार करोगे, 95 नंबर पार करोगे ना, एक एक सब्जेक्ट में 96 नंबर लेकर आओगे ना, क्या संतुष्टि मिलेगा मेरे को, ठीक है। सो अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, बाकी मैं हूँ ना, सब चीज़ दे दूँगा। बेस्ट ऑफ लक।